Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Thank you, ma'am. Anjali Kaur. जी मैम। Tell us about yourself. मैम मेरा नाम अंजलि कौर है। Yes. मैंने 10th एंड 12th बोर्ड अजमेर से कंप्लीट किया। मेरी हॉबीज़ टॉकिंग टू मदर, Okay. नुक्कड़ नाटक और सिंगिंग है। और मैंने अपना LLM कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से कंप्लीट किया है। Okay. आप जेलो क्यों बनना चाहते हैं? मैम टू बी ऑनेस्ट, एज अ वुमेन I want to become a financial independent person. Yes. This is the only reason. And second one is, ma'am, I want some freedom. And I think so, financial freedom से मैं जो अपने सपने हैं उन्हें पूरा कर सकती हूँ। तो आपको लगता है जेलो बनने के बाद में आप अपने सपने पूरा कर सकते हैं? मैम कुछ हद तक। What about judiciary? जुडिशरी Yes. जुडिशियल सर्विस के एग्जाम के लिए आपने प्रिपरेशन की है या आप देंगे या क्या ओपिनियन है आपका? मैम मैंने 2021 का अटेम्प्ट दिया था, उसमें मेरा मेंस रह गया था। रह गया था, प्री क्वालिफाई किया था। जी मैम। Okay. तो आप मुझे ये बताइए, जॉइंट सिटिंग बोथ ऑफ द हाउसेस की, उसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मैम आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक के प्रावधान दिए गए हैं, जहाँ पर यदि कोई बिल है, यदि वह अगर दो सदन द्वारा अगर पारित नहीं किया जाता है तो राष्ट्रपति जी के द्वारा 108 में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। इज दिस द ओनली रीजन? मैम अभी तो मुझे यही याद आ रहा है। नेक्स्ट आप मुझे ये बताइए, चार्ज से आप क्या समझते हैं? आरोप। मैम आरोप, मैम CRPC में सेक्शन 211 में आरोप के बारे में बताया हुआ है। मैम आरोप एक दोषारोपण कहा जा सकता है। अभियुक्त के विरुद्ध लगाए जाते हैं, जहां पर अभियुक्त को इस तथ्य की जानकारी दी जाती है आरोप के माध्यम से कि उसके द्वारा क्या अपराध किया गया है। आपने कहा 211 में बताया गया है, क्या 211 में ही बताया गया है या और भी सेक्शंस हैं जिसमें से आपने एक को रेफर किया है? जी मैम सेक्शन नंबर 2 का सब क्लॉज B में ये डिफाइन किया गया है। जी ओके। बेलेबल ऑफेंस ये कहाँ पे डिफाइन किया गया है और क्या बेलेबल ऑफेंस में बेल ग्रांट करने से मना कर सकता है कोर्ट? मैम बेलेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है 2A में CRPC में। और मैम बेलेबल ऑफेंस अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है तो वहाँ पर बेल देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, बिकॉज ये एक राइट की कैटेगरी में आ सकता है। किसी भी सिचुएशन में मना नहीं किया जा सकता? मैम मुझे जहाँ तक याद आ रहा है नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज प्रिवेल। ओके। एस्डम जेनरिस का नियम है एक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में, उससे क्या समझते हैं आप? मैम एडजस्टम जेनरस से तात्पर्य है कि जब किसी भी डेफिनेशन में कुछ श्रेणी में कुछ वर्ड्स आगे दिए हों और उसी का कुछ शब्द जो हैं अगर वो एक ही श्रेणी में दिए गए हों और उस एंड में, डेफिनेशन के एंड में यदि आदि इत्यादि शब्द जोड़ दिए जाते हैं तो उसी आदि और इत्यादि का अर्थान्वयन आगे जो श्रेणी में शब्द दिए हुए उन्हीं से ही लिया जाए। ओके। लीगल डिसेबिलिटी, विधिक निर्योग्यता, क्या समझते हैं आप इससे? मैम लीगल डिसेबिलिटी को बेसिकली किसी भी लॉ के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन नंबर 3 में अप्राप्तव्यता, दिवालियापन, 3 में सेक्शन 6 सॉरी ओके, दिवालिया, अप्राप्तव्य और जड़ता को वहाँ पर डिफाइन किया गया है। वहाँ पे दिवालिया वर्ड यूज हुआ है? मैम मैं श्योर नहीं। कोई बात नहीं। आर्टिकल 24 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्लीज बताइए क्या कहता है? मैम आर्टिकल 24 में ये बताया गया है कि किसी भी
बालक हो जो 14 वर्ष तक की आयु का है, उसे खतरनाक कारखानों 14 वर्ष तक की आयु का। जी मैम, ओके। 14 वर्ष तक की आयु का किसी भी खतरनाक कारखान में नियोजित नहीं किया जाएगा, वहाँ प्रतिषिद्ध किया गया है। ओके। एंड व्हाट अबाउट द चाइल्ड जो 14 अबव है एंड 18 जो है उससे बिलो है? ओके। चाइल्ड लेबर को लेके कोई एक्ट है? जी मैम, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन बनाया गया है 24 के तहत। ठीक है। अभी आपने एजिस्डम जनरिस में आदि इत्यादि का जिक्र किया। जी सर। तो राज्य की परिभाषा बताइए। सर, राज्य की परिभाषा आर्टिकल 14 में दी गई है। आर्टिकल 14 अनुच्छेद 12 में दी गई है, जिसके तहत भारत के राज्य के तहत संसद, राज्य विधानमंडल, स्वशासन निकाय और सर इत्यादि शब्द इसमें भी यूज लिया हुआ है। मैं एक्चुअल डेफिनेशन अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ओके, इत्यादि में आप किन किन को लेंगे, उसके क्या पैमाना होगा, मानदंड क्या निर्धारित किए गए, किसी कोई प्रमुख वाद आपकी जानकारी में? जी सर, आर.डी. शेट्टी का केस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। इसमें कुछ पैमाने निर्धारित किए गए थे। सर, कुछ 5 पैमाने थे, जैसे कि अगर ये जो अन्यथा शब्द है, अगर इसका अर्थान्वयन करना है तो सर जैसे हम देख सकते हैं कि मॉनेटरी अगर स्टेट के द्वारा की जा रही है तो वो स्टेट की डेफिनेशन में फॉल होगा, और यदि स्टेट का कंट्रोल है तो भी वो स्टेट की डेफिनेशन में फॉल होगा। और सर एक मॉनेटरी हो गया, एक कंट्रोल हो गया सर, बाकी मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। इज जुडिशरी स्टेट? सर, इस क्वेश्चन का आंसर सुप्रीम कोर्ट ने रिजू प्रसाद के केस में बताया गया था कि यदि जुडिशरी प्रशासनिक कार्य कर रही हो तो वो स्टेट की डेफिनेशन में फॉल की जा सकती है, अन्यथा जुडिशरी राज्य की डेफिनेशन में फॉल नहीं होगी। अच्छा, इससे संबंधित एक बात है, नरेश। जी सर। क्या उसके अंदर भी कुछ निर्धारित किया गया? जी सर, ये फर्स्ट केस ही था इस इशू से रिलेटेड जिसमें इस चीज़ को मना किया गया था कि जुडिशरी स्टेट का पार्ट नहीं। सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट किस बारे में बात करते हैं? सर, सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये बात करता है कि ऐसी सिचुएशंस जहाँ पर कोई व्यक्ति मर गया है, असमर्थ है, साक्ष्य देने के लिए केपेबल नहीं है, या फिर वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंडर नहीं है, या फिर कोर्ट यह पर्याप्त नहीं समझती है कि उसका एविडेंस लिया जाना पर्याप्त है, तो वो 32 के तहत कुछ सर्कमस्टेंसेस दिए गए हैं, जिसमें प्रमुखतः डैंग डिक्लेरेशन के नाम से भी 32 सेक्शन काफ़ी फेमस है। क्या वहाँ पे ऐसा मेंशन है कि कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं है? अभी भी आपने बताया 32 में। मैम, एग्जैक्ट ये नहीं है, लेकिन इंटरप्रिटेशन ये लगाया जा सकता कि तो ये सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बात करता है 32? सर, इसमें 8 क्लॉजेज हैं, जिसमें एक डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में। उनके अलावा कुछ बताइए। सर, एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस जो हैं उनके संबंध में बात करता है। सर, ये एक संबंध से संबंधित, रिलेशन से रिलेटेड भी बात करता है इसमें। और सर, लोक संदर्भ में जहाँ पर किन्हीं भी व्यक्तियों द्वारा कही या कोई की गई बात, वो भी सर इसी में ही फॉल करता है सर। जी, 32 से रिलेटेड कोई लैंडमार्क जजमेंट आपके दिमाग में? सर, वो डाइंग डिक्लेरेशन 32 का सब क्लॉज 1 से ही रिलेटेड याद है। पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्पर। इसके फैक्ट्स बताएंगे थोड़े, अगर याद है तो? सर, मैं कोशिश कर सकती हूँ। बताइए। सर, इस केस में बेसिकली ये हुआ था कि जिस पर्सन की डेथ हुई थी उसने अपनी जो वाइफ थी उन्हें कह कर गए थे कि पर्टिकुलर पर्सन को उन्होंने कुछ लोन वगैरह दिया था, तो उसी की रिकवरी के लिए वो शायद महाराष्ट्र गए थे, आई डोंट। तो सर जब वो गए
तो वो वापस लौट के नहीं आ पाए। तो उनकी वाइफ को जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे कि वो पर्टिकुलर पर्सन से लोन रिकवर करने जा रहे हैं, तो ये डाइंग डिक्लेरेशन में उस टाइम पर फॉल हुआ था सर। ओके, व्हाट इज रेस गेस्टे? सर रेस जेस्टे इज सेम ट्रांजैक्शन में किया गया कोई कार्य है। ओके, सेम ट्रांजैक्शन में क्या क्या आएगा? सर सेम ट्रांजैक्शन में क्या क्या आएगा? जी, कैसे निर्धारित करेंगे कि ये सब कुछ सेम ट्रांजैक्शन में हुआ है? मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, मेरा एक साथी जबलपुर बैठा हुआ है, मेरा एक साथी कलकत्ता है, और हम तीनों किसी एक निर्धारित कार्य के लिए संलग्न हैं, उद्देश्य हमारा एक ही है, तो क्या ये रेस जेस्टे में काउंट होगा? जी सर। होगा। तो अनोनिमस कुछ ऐसा इसमें है कि अनोनिमसली एक्ट किया गया हो? सर आई एम नॉट श्योर। ओके, स्पॉन्टेनियस? सर यस यस। ओके, इससे संबंधित कोई प्रमुख वाद आपकी जानकारी में? सर पढ़ा तो है लेकिन एग्जैक्ट अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है। जेएलओ के प्रमुख कार्य क्या है? सर जेलो बेसिकली जूनियर लीगल ऑफिसर होता है जिसका प्रमुख कार्य किसी भी जिस भी सरकारी विभाग में उसे चयनित किया जाएगा, विभाग के विरुद्ध जो कार्रवाई की जानी है। किस प्रकार की कार्रवाई? सर विभाग के विरुद्ध जो भी केस किया गया है उस केस के फैक्ट्स रीड आउट करके उसे संक्षिप्त रूप से ड्राफ्टिंग किया जाना, उससे संबंधित जितने भी लॉज वगैरह हैं वो उसमें बताया जाना, ये मेन काम होता है सर। मेनली ड्राफ्टिंग का काम होता है, और सर अपनी लीगल ओपिनियन दिया जाना जेलों का मेन काम होता है। ओके, तो फिर कंटेस्ट वही करते हैं कोर्ट में जाकर के केसेस डिपार्टमेंट की तरफ से पैरवी? नो सर। तो ड्राफ्टिंग तो एडवोकेट का काम है। सर ड्राफ्टिंग इन द सेंस कि जो भी मामला हुआ है, जो भी विवाद हुआ है, उस विवाद में क्या प्रोविजंस वगैरह एड ऑन होने चाहिए, क्या चीज़ बोर्ड के समक्ष जो भी बेंच है उनके समक्ष जानी चाहिए, वो जो गवर्नमेंट एडवोकेट्स होते हैं उन्हें बताने का काम। तो एडवोकेट्स आर तो ऑलरेडी लर्नेड, दे आर तो ऑलरेडी लर्नेड अबाउट द प्रोविजंस, तो जेएलओ उनको कैसे प्रोविजन से वाकिफ करवाएगा? वो तो भली बात ही वाकिफ है। ओके सर। अंजलि, यस सर। हॉबी और पैशन में क्या डिफरेंस होता है? सर हॉबीज़ बेसिकली जब हम अपना रूटीन में जो काम कर रहे होते हैं उससे हटकर जिसमें हमारा मन लगता हो वो हॉबीज़ होती हैं, जो काम मुझे करना पसंद है। सर पैशन वो होता है पर्टिकुलर एक चीज़ से रिलेटेड होता है, और हम पैशन को बेसिकली अपना करियर भी बना सकते हैं। हॉबीज़ को करियर बनाना थोड़ा। तो जेएलओ आपका पैशन है, ये बोलना ठीक होगा? नो सर। जेएलओ आपका पैशन नहीं है? नो सर। तो क्या पैशन है आपका? सर टू बी ऑनेस्ट प्रेजेंटली अपने करियर में सेटल्ड होना अभी मेरा पैशन भी है और प्रायोरिटी भी है। प्रायोरिटी भी है। तो आपको लगता है कि फिर आरजेएस आपका पैशन है? आपको लगता है कि आरजेएस वगैरह बन जाओ तो यू फील कि आरजेएस बन के आई विल अचीव एवरीथिंग दैट आई वांट? नो सर। तो आप जेएलओ के बाद में आपको आरजेएस का एग्जाम नहीं देना? जी सर, अगर मेरे पास ये अवसर आएगा तो मैं ज़रूर आरजेएस का एग्ज़ाम दूंगी। तो आपने लिखा नुक्कड़ नाटक भी आप करते हैं? जी सर। तो किस तरह के नाटक करते हैं आप? सर बेसिकली मैंने कॉलेज टाइम पे अलग अलग तरह के नुक्कड़ नाटक किए हैं, जैसे बेचारा मर्द पर, एसिड अटैक पर, सर डोमेस्टिक वायलेंस पर। ये मेनली मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाके परफॉर्म किया। अच्छा, कोई प्रोविजन है इंडियन पिनल कोड में रिलेटिंग टू एसिड अटैक, डोमेस्टिक वायलेंस? जी सर, आईपीसी की अगर बात करें तो 326A और बी में एसिड अटैक से रिलेटेड प्रोविजन से दिए होंगे। और डोमेस्टिक वायलेंस रिलेटिंग कोई प्रोविजन, कोई एक्ट आपको याद आ रहा हो? जी सर, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पूरा प्रोविजन ही बनाया हुआ। ओके, एंड देयर इज वन लॉ कॉल्ड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्कप्लेस। जी सर। तो उसके बारे में कुछ बताएंगे आप हमें कि ये लॉ किस केस से इंस्पायर होकर, ये कोई गाइडलाइन थी, कोई केस आया था?
जी सर ये 1997 में आया था। विशाखा एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस था, जिसमें फर्स्ट टाइम सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस से रिलेटेड गाइडलाइंस जारी की गई थी सर। इसके बाद सर ये वाला एक्ट बना। अच्छा, आपका आइडल कौन है वैसे, आप किसको फॉलो करते हैं? सर माय सिस्टर। अच्छा, आपकी बड़ी सिस्टर है? जी सर। क्या करती हैं वो? सर वो अभी बैंक में पोस्टेड है एज अ मैनेजर। तो क्या बातें आपको उनकी जो है जो आपको बहुत इंस्पायर करती हैं, आपको लगता है कि? सर फैमिली बैकग्राउंड से फर्स्ट टाइम जब दीदी सर्विस लगी थी तो मुझे, जब मैंने वहाँ का माहौल ऑब्जर्व किया, टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा था कि जैसे कोई फेस्टिवल है। तो दी मुझे हमेशा डायरेक्ट इनडायरेक्ट मोटिवेट करती हैं, तो मैं सबसे ज़्यादा क्लोज दीदी से। ओके, ठीक है। आप ये जो पिक्चर्स लगे हुए हैं इनमें से आप कोई भी एक पर्सनैलिटी पिक कीजिए। सर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, रीज़न? महाराणा प्रताप भी हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी हैं, स्वामी विवेकानंद भी हैं, तो आपने उन्हीं को क्यों चूज किया? सर बिकॉज मैंने अपना LLM जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में किया है। तो सर मुझे 2 साल में जो भी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, मुझे ऐसे लगा है कि मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो व्यक्तित्व है उनसे थोड़ा आकर्षित हुई हूँ, इसलिए मैंने। तो कोई बुक आपने उनसे रिलेटिंग पढ़ी है कोई? सर मैंने इनकी सबसे फेमस बुक भारतीय संविधान ही पढ़ी। ओके, वेरी गुड। और क्या बातें आपको उनके बारे में अच्छी लगती हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में? मुझे सर इनका कॉन्फिडेंस, सर इनका समाज के प्रति जो व्यापक दृष्टिकोण है वो, सर इनकी जो करुणा भाव जो समाज को लेकर है वो, और सर जो स्त्रियों के प्रति जो इनके मन में सम्मान है वो मैं काफ़ी आकर्षित हुई। चलिए ठीक है, फर्स्ट तो हो गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए, सेकंड आप एक और कोई पर्सनैलिटी चूज कीजिए। सर एपीजे अब्दुल कलाम सर। रीजन? सर बिकॉज जो स्टूडेंट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इन्होंने टाइम टू टाइम उन्हें एड्रेस किया है सर, और इनकी जो बातें हैं किसी और मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई इंसान अगर इन्हें सुन लेता है। ओके, राइट। अंजलि आप बाहर वेट कीजिए, आपको 5 मिनट से फीडबैक कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। अंजलि जी कॉन्फिडेंस अच्छा है, स्माइलिंग फेस अच्छा है, लेकिन कभी भी वो ओवर ना हो जाए ना, वो आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और आई कांटेक्ट का आपको विशेष ध्यान में रखना है। सर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप सिर्फ सर को ही देख रहे हैं, हमें बिल्कुल नोटिस नहीं कर रहे, तो आपको सबसे आई कांटेक्ट बना के रखना है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसे थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन बाकी सबको भी आपको इग्नोर नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी सर बताएंगे आपको। अंजलि थोड़ा सा ना आप अपने आंसर्स को थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, ड्यूरेशन थोड़ा ब्रीफ कर दोगे ना आंसर्स को। शॉर्ट करने से मेरा मतलब है कि आप अपने आंसर का ब्रीफली दोगे, ज़्यादा बेटर होगा, ताकि आपसे और ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जा सके। अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा पोज जो आप ले रही हो थोड़ा सा वो जाता है, अगर पॉसिबल है तो आप उसको थोड़ा सा कम कीजिए, सो दैट अगर 1 मिनट की अपन बात करें तो फिर ज़्यादा वर्ड्स बोल सकें, ज़्यादा आंसर आप दे सकें ना। आपके रिटर्न में कितने मार्क्स थे? सर मेरे रिटर्न में 148 मार्क्स हैं। ओके 148, कोई बात नहीं है, इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो भी आपका। अंजलि पता है आप शायद नुक्कड़ नाटक करते हैं, ये आपका शायद एक प्लस पॉइंट है, आप एक्सप्रेसिव है। एक्सप्रेसिव होने का एडवांटेज आपको इंटरव्यू में मिलेगा, ये नो डाउट मिलता है, क्योंकि यही चीज़ देखी जाती है कैंडिडेट कितना अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। आप स्माइलिंग रहे थ्रू आउट द इंटरव्यू, वो आपके कॉन्फिडेंस को इंडिकेट करता है कि कैंडिडेट जो है वो कॉन्फिडेंट है, वो अच्छी बात है। बस मैं आपको यही बोलूँगा कि एक तो सब लोगों के साथ में आप इंटरेक्ट कीजिए, पैनल के हर एक मेंबर को आप देखिए, आई कांटेक्ट मेंटेन कीजिए, और थोड़ा सा आंसर जितना ब्रीफ हो सके उसको देखिए। थोड़ा सा आप न्यूज़पेपर ज़्यादा रीड कीजिए, क्योंकि उसके ऊपर से टाइम कम बचा था इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ पाया। तो करंट जीके के ऊपर स्पेशली आप ध्यान दीजिएगा कि करंट जीके क्या है, राइट। और एक आपने मेंस अपीयर किया है ना, आपने मेंस में ही आपने मिस किया।
सॉरी टू इंटरप्ट सर, मुझे ना आप मिले भी थे एक बार, मैंने आपको देखा भी था, और टू बी ऑनेस्ट मैं आज बहुत हैप्पी हूँ आप तीनों को देख के, बिकॉज मैंने आपके बहुत सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे लिए। अच्छा खास वही करके खुशी सर, आपकी झलक रही थी interview के सर दौरान। खास करके सर को तो मैं इतने टाइम से फॉलो कर रही हूँ, जब मुझे पता चला कि उत्कर्ष में आ गए तो तो आप ये जो अचीवमेंट वाला कॉलम है आपने खाली छोड़ रखा है, तो आपने मेंस अगर अपीयर किया है तो दैट इज इटसेल्फ एन अचीवमेंट, राइट। और एक चीज़ आपने एलएलएम की हुई है, आपने बताया कॉन्स्टिट्यूशन में, आपकी इसमें डिटेल है नहीं, तो आप ऐड ऑन करवा लीजिएगा ताकि वो आगे भी फर्दर आप। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू। मुझे कुछ पूछना था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। सर मुझे ये पूछना था कि सर जैसे आपने एडिज्म जेनरस के बारे में पूछा, तो सर डेफिनेशन मैंने अच्छे से याद कर रखी, लेकिन मैं उसे डिलीवर अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। जैसे मैंने ऑब्जर्व किया कि मैंने डेफिनेशन काफ़ी टूटी फूटी जो भी बताया वो काफ़ी टूटा उसके लिए फूटा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि लिखने में तो क्या होता है, जैसा भी आता है माइंड में आता है लिख देते हैं, बोलने में हमको थोड़ा पोज भी लेना होता है, उसको अच्छे से डिलीवर करना होता है, तो वो आप सबके ना कोड वर्ड्स हैं सबके, बाय द कंपनी इट कीप्स, एडिज्म जेनरस का अपने साथ संबंध Yes. आप संलग्न अगर शब्दों से। अंजलि एक एग्जांपल भी कोड कर दोगे ना तो वो भी सफिशिएंट है, ठीक है, कोई थैंक इशू यू सो मच सर। थैंक यू। अंजलि आपको 20 मार्क्स दिए आउट ऑफ 25, थैंक यू सर। राइट, गुड लक। थैंक यू सर। थैंक यू।